सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको एक बात तो समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, हिंदी में भी देख लीजिए, कि मैक्सिको की जनसंख्या का 10% साउथ एशिया में चला गया। जनसंख्या का, मैं बार बार कह रहा हूँ, जनसंख्या का। और जो रिमेनिंग जनसंख्या, शेष जनसंख्या जो बच जाती है, उसका 10% अमेरिका में प्रवास कर जाता है। और फिर जो शेष बचता है उसका 10% जो है ऑस्ट्रेलिया में प्रवास कर जाता है। तो आपके दिमाग में ऐसा आया कि ये सक्सेसिव डिक्रीज है? पहले हाँ या ना बताइए। आपके दिमाग में ऐसा आया सक्सेसिव डिक्रीज है? सभी लोग बताइए, सक्सेसिव डिक्रीज है ये? बिल्कुल सक्सेसिव डिक्रीज है। और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या हम बताएं आपको, कि फीमेल पॉपुलेशन गिवन है, जो रिमेनिंग रह गया है फीमेल पॉपुलेशन वो गिवन है। और बात किसकी किया जा रहा है? पॉपुलेशन की बात की जा रही है। बात पॉपुलेशन की जा रही है, लेकिन बचा हुआ कौन सा है? फीमेल पॉपुलेशन बचा हुआ है। तो ऐसे केसेस में पहले जितनी बात दी गई है आप उतना कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए, मैं यहाँ बगल में कैलकुलेट करता हूँ, आप लोग देखिएगा ढंग से। यहाँ मैं लिखता हूँ इनिशियल पॉपुलेशन, और यहाँ मैं लिखता हूँ फाइनल पॉपुलेशन। अच्छा, 10% चला गया साउथ एशिया, तो 10% का मतलब तो आप लोग जानते हैं ना क्या होता है? बताइए, 1/10 होता है क्या? 10% का मतलब 1/10 होता है? तो बिल्कुल होता है। इनिशियली अगर पॉपुलेशन 10 यूनिट रहा होगा तो अब पॉपुलेशन कितना हो गया बताइए? 9 यूनिट। नहीं, घट रहा है गोविंद, 11 कैसे होगा? अरे चला गया, माइग्रेट हो गया, छोड़ के चला गया, प्रवास कर गया, तो 9 ना लिखेंगे। अच्छा, फिर जो शेष बचा था उसका 10% अमेरिका चला गया, तो आपको फिर लिखना चाहिए 10 और फिर 9। क्या लिखना चाहिए बताइए? और जो रिमेनिंग बच गया उसका 10% ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो क्या फिर से लिखें 10 और 9, 10 और 9? पहले यहाँ तक बताइए, ये तक समझ गए आप लोग? यहाँ तक समझ गए? इसका मतलब इनिशियल पॉपुलेशन कितना आ गया बताइए तो? 1000। इनिशियल पॉपुलेशन कितना आ गया? 1000। और रिमेनिंग पॉपुलेशन कितना आ गया? आप बताएंगे 729 आ गया। इतना रिमेनिंग पॉपुलेशन लाडली 900 कैसे होगा? 9 × 9 × 9 जो है 729 ना होता है? हाँ होगा लाडली। अब देखो, अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये है इनिशियल पॉपुलेशन। ये क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन, ऐसा है ये। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया है रिमेनिंग फीमेल पॉपुलेशन, ये गिवन है। समझिएगा, मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूं, सब बात समझ में आएगी। रिमेनिंग फीमेल पॉपुलेशन ये दिया हुआ है 3,64,500, ऐसा दिया हुआ है। तो हमें तो ये जो डेटा पता है वो पॉपुलेशन का, और यहाँ जो डेटा पता है वो फीमेल पॉपुलेशन का। तो आपसे क्या पूछा गया कि मैक्सिको सिटी की जनसंख्या बताइए बिफोर द माइग्रेशन, और क्या चेंज हुआ है वो भी बताइए। इफ इट इज गिवन दैट बिफोर द माइग्रेशन फीमेल पॉपुलेशन वाज हाफ द मेल, मतलब माइग्रेशन से पहले फीमेल जो है, फीमेल पॉपुलेशन वो मेल का क्या था? आधा था। बताइए था कि नहीं? तो मेल अगर 2 यूनिट होगा तो फीमेल 1 यूनिट होगा क्या? सबको समझ में ये बात आई? अगर जो है मेल 2 यूनिट होगा तो फीमेल 1 यूनिट होगा क्या? सबको समझ में आई? एंड दिस रेशियो, देखिए यहाँ डिड नॉट चेंज, दिस रेशियो डिड नॉट चेंज, क्या लिखा है? आफ्टर द माइग्रेशन। ये रेशियो चेंज नहीं हुआ है माइग्रेशन के बाद भी। इसका मतलब माइग्रेशन के बाद भी मेल फीमेल का रेशियो तो 2:1 ही है। बताइए, सब लोग बताइए, माइग्रेशन के बाद भी मेल फीमेल का रेशियो तो 2:1 ही है। और हमें तो पॉपुलेशन का रेशियो पता है टोटल, तो हमें तो पॉपुलेशन ना चाहिए होगा। तो पॉपुलेशन कहाँ से मिलेगा? तो मेल प्लस फीमेल को ही ना पॉपुलेशन बोलते हैं। इसका मतलब कितना यूनिट बताइए? कितना यूनिट?
रिमेनिंग पॉपुलेशन की बात करें तब भी तो 3 यूनिट ही ना कहा जाएगा। अरे मेल और फीमेल का रेशियो पहले 2:2 था, अभी भी 2:1 ही है। तो पॉपुलेशन की बात करें रिमेनिंग का, अभी जितना पॉपुलेशन बच गया वो तो 3 यूनिट होगा। लेकिन हमें किसकी वैल्यू पता है बताइए? हमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल की वैल्यू पता है। बताइए पता है कि नहीं? हमें किसकी वैल्यू पता है? सिर्फ और सिर्फ फीमेल का। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू, फीमेल तो 1 ही यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको इतना पता है 3,64,500 लिख सकते हैं। तो हमें अगर 3 यूनिट चाहिए तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा आप बताइए? 3,64,500 इंटू 3 हो जाएगा। 3,64,500 इंटू 3 हो जाएगा। सबको समझ में आई ये बातें? तो ये कौन सा पॉपुलेशन आ गया? ये आ गया टोटल पॉपुलेशन। ये बात समझिएगा मेरी, सब बात हम लिख के समझा रहे हैं। ये हो गया टोटल पॉपुलेशन आफ्टर माइग्रेशन। क्या हो गया? टोटल पॉपुलेशन आफ्टर माइग्रेशन। कोई दिक्कत है किन्हीं को? कोई दिक्कत है किन्हीं को? टोटल पॉपुलेशन आफ्टर माइग्रेशन। और आफ्टर माइग्रेशन आपका पॉपुलेशन कितना है? आफ्टर माइग्रेशन आपका पॉपुलेशन कितना है? जल्दी से बता दीजिए, आफ्टर माइग्रेशन आपका पॉपुलेशन कितना है? सभी लोग बताइए, माइग्रेशन के बाद पॉपुलेशन कितना है? तो आप बोलेंगे 7 to 9 है सर। तो 7 to 9 यूनिट, 7 to 9 यूनिट, यही ना वैल्यू आपको गिवन है। कितना? 3,64,500 इंटू 3। बताइए है? 3,64,000 इंटू 3,64,500 इंटू 3 है। सबको समझ में आ गया? तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इससे ये कट जाएगा 5 बार में, तो उस पर 00 500। तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलेंगे 1500 आ गई सर। और हमें पॉपुलेशन इनिशियल चाहिए। इनिशियल कितना था बताइए तो? 1000 था क्या? तो 1000 यूनिट की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो क्या ऐसा लिख सकते हैं 1500 इंटू 1000? इसका मतलब कितना हो जाएगा? 15 लाख आ जाएगा। मतलब 15 लाख जो है ये पॉपुलेशन था इनिशियली। अब बताइए किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है 14 नंबर क्वेश्चन में? तो बताइए, जल्दी से बताइए मुझे। 14 नंबर क्वेश्चन में किन्हीं को थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं फिर से समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। सब लोग समझ गए? बताइए यस और नो। बिल्कुल समझ गए, वेरी गुड। फाइनल वाला कैसे लिए? देखो फाइनल वाला जो इनिशियल पॉपुलेशन है, इनिशियल पॉपुलेशन जावेद, यही ना हमारा शुरुआत में रहा होगा। और यही ना आपसे पूछ रहा है शुरुआत वाला निकालिए। शुरुआत वाला यूनिट तो यही 1000 है। शुरुआत वाला यूनिट तो 1000 है। तो 1000 ही यूनिट ना आपको चाहिए फाइनली। हाँ गोविंद, वो भी कर सकते हैं, वो मैं क्लास में बताया होऊंगा। अभी समझाना था तो थोड़ा इस तरीके से हमको जाना पड़ा कि अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं कोई डाउट ना रहे। क्या जावेद समझ पाए? और फाइनल वैल्यू जो पॉपुलेशन का है वो ये है 729। नहीं समझे जावेद? देखिए फिर समझिए, मेरा कहना ये है कि इनिशियल पॉपुलेशन था 1000 और फाइनल पॉपुलेशन है 7 to 9। लेकिन ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? इसमें मेल और फीमेल दोनों है। लेकिन आपको जो डेटा गिवन था वो किसका गिवन था? तो देखिए हम लिख दिए हैं स्पष्ट, रिमेनिंग फीमेल। हमको डेटा गिवन है कि फीमेल का, लेकिन हमको रेशियो पता है इनिशियल फाइनल का, टोटल पॉपुलेशन का। तो हमें जो है फाइनल का अगर मिल जाए टोटल पॉपुलेशन तभी ना हम इनिशियल पॉपुलेशन बता पाएंगे। तो हमें फाइनल का पॉपुलेशन निकालने के लिए फीमेल का यूज करना पड़ेगा। तो फीमेल पॉपुलेशन पता था और ये भी पता है आपको कि माइग्रेशन के बाद, प्रवास के बाद मेल फीमेल का जो रेशियो है वो 2:1 है। इसका मतलब प्रवास के बाद भी फीमेल तो 1 ही यूनिट बचा रहा होगा, फीमेल तो 1 ही यूनिट बचा रहा होगा। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वही ना वैल्यू 3,64,500 है। 1 यूनिट की वैल्यू ही ना 3,64,500 है। और हमें तो पॉपुलेशन टोटल चाहिए रिमेनिंग वाला। तो रिमेनिंग पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 2 + 1 कितना? 3 यूनिट।
तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लिए, 3,64,500 इंटू 3, ये जो पॉपुलेशन आ गया वो रिमेनिंग टोटल आ गया, टोटल। और टोटल रिमेनिंग तो आप जानते हैं पॉपुलेशन में तो 729 होता है। टोटल रिमेनिंग पॉपुलेशन कितना होता है? 729 होता है। तो 729 का ही ना वैल्यू हमको मिला है, 729 का ही ना वैल्यू हमको मिला है। और हमको इनिशियल पॉपुलेशन चाहिए, तो इनिशियल पॉपुलेशन आप जानते हैं ना कितना होता है? 1000 होता है कि नहीं होता है? तो 1000 यूनिट यहाँ पे निकाल लिए, तो डायरेक्टली कितना आ गया? 15 लाख आ गया। हाँ, फाइनल वाला लेना पड़ेगा क्योंकि फाइनल वाला ही हमको पता है। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ गए अच्छे से सभी लोग। 14 के बाद बताइए, 14 के बाद बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं ना 14 के बाद? 16, ठीक है, अब देख लेते हैं 16। फिर आपको हम टाइप में ले चलेंगे। पहले आप लोग पूछ लीजिए, जहाँ से टाइप चेंज होगा वहाँ से हम बता देंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, यही ना है? देखिए जरा सा, हाँ ट्राई कीजिए जावेद, बैठना नहीं है। अब देखिए शुभम, देखिए क्या बोलता है कि मिस्टर शर्माज सैलरी इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 10% इन जून। जून के महीने में मिस्टर शर्मा की सैलरी जो है प्रत्येक वर्ष 10% से बढ़ जाती है। यही मतलब हुआ कि जून के महीना में मिस्टर शर्मा की सैलरी प्रत्येक वर्ष 10% से बढ़ जाती है। बोलता है इफ़ देयर इज़ नो अदर इंक्रीज और रिडक्शन इन द सैलरी, यदि सैलरी में कोई और दूसरा तरह का बढ़ोतरी ना हो या कोई रिडक्शन भी ना हो रही हो, ऐसा होता है ना कि लोन में कट गया, कहीं कट गया, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ना कट रहा है पैसा और ना उसकी सैलरी बढ़ रही है, फिक्स सैलरी मिल रही है। तो बोलता है एंड हिज सैलरी इन जून 2011 वाज 22,385। जून में आपका दिया हुआ है और आपको कब का पूछा गया है? 2009 की सैलरी। अब बताइए शुभम कि 2009 में जो सैलरी रही होगी, 2009 में जो सैलरी रही होगी उससे 10% बढ़ के सैलरी कब हुई होगी? आप बताइए मुझे। 2010 में हुई होगी क्या? 2010 में हुई होगी? जल्दी से शुभम बताइए आप। और 2010 से सैलरी फिर बढ़ी होगी तो क्या 2011 में सैलरी हुई होगी? बताइए बताइए, हुई होगी कि नहीं? तो 2 बार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहली बार 10% बढ़ा होगा 2009 से 10 के लिए, फिर 10% बढ़ा होगा 2010 से 11 के लिए। तो क्या ऐसा आप पढ़े हैं कि 10 से हो जाएगा 11, 2009 से 10 के लिए? फिर बोले थे, यहाँ देखिए 10 से 11, तो फिर लिखना होगा कब से? ये 2009 से 10 के लिए एक बार लिखे 10 से 11, और फिर 2010 से 2011 के लिए लिखे 10 से 11। तो हम लोग नहीं कह सकते कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है यानी कि 100, ये कब का सैलरी रहा होगा। तो ये आप बोलेंगे ये सैलरी कब का रहा होगा? आप ही बता दीजिए, ये सैलरी कब का रहा होगा? 2009 का, ठीक है। और यहाँ देखिए 121, ये सैलरी कब का रहा होगा? तो ये बोलेंगे 2011 की सैलरी है। बताइए शुभम। हाँ, तो आपको पता चल ही गया कि 121 यूनिट की वैल्यू कितना है? 22,385। बताइए है कि नहीं? बताइए है कि नहीं? तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22,385 अपॉन क्या लिखिएगा? 121 होगा। और हमें चाहिए 2009 की सैलरी, तो 2009 में तो 100 यूनिट था, तो 100 यूनिट की सैलरी कितनी हो जाएगी? इंटू 100 कर लेंगे इसी डेटा में। बताइए, यही ना आपकी आंसर आ गई, यही ना आपकी आंसर आ गई। बताइए, यही आपका आंसर है। समझ गए शुभम? और कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए, फिर हम आगे चलते हैं। अरे जावेद, तुम हर बातचीत में लग जाते हो, बीच बीच में आपस में कमेंट करने लगते हो, तुम देखते नहीं हो सवाल को, फिर अचानक से बोलते हो ये सर बता दीजिए। अरे तुम देखोगे तो तुमको सब समझ में आएगा, तुम खुद की गलती से नहीं समझ पाते हो, तुम बीच बीच में लग जाते हो कुछ कुछ करने में, खुद से ट्राई करने में। अभी ट्राई खुद से नहीं करना है ना, अभी क्वेश्चन पूछना है, अभी देखना है सिर्फ स्क्रीन पे। ट्राई बाद में घर पे करना होता है, तुम उसी टाइम ट्राई करने लग जाते हो, फिर देखते हो अचानक से स्क्रीन के ऊपर तो दिखाई देगा कि तो लगता है कैसे बन गया।
अरे इतना आसान था, तुमको समझ में कैसे नहीं आएगा? इससे बड़ा बड़ा सवाल समझ गए हो तुम, ये नहीं समझ में आएगा? देखो 2009 से 2010 में सैलरी कितनी बढ़ी? 10%। और 2010 से फिर सैलरी 10% बढ़ी होगी तभी ना 2011 में सैलरी आई होगी। तो 2 बार इंक्रीज नहीं हुआ 10% का क्या? तो 2 बार अगर इंक्रीज हुआ है 10% का, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले सैलरी रही होगी 2009 में 10 रुपया, तो 2011 में कितनी हो गई? 11 रुपया। फिर हमको 10 से 11 का लिखना है, तो 2010 में सैलरी रही होगी 10 रुपीज़ और 2011 में सैलरी हो गई 11 रुपीज़, यही तो है। और फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए तब कितना आ गया? 100, ये आ गया 121। तो क्या पता नहीं है तुमको कि 2009 की सैलरी तो इनिशियल होगी और 2011 की सैलरी क्या हो जाएगी? फाइनल। और 2011 की सैलरी गिवन है 121, तो 121 यूनिट की ना वैल्यू गिवन है 22,385। एक यूनिट की वैल्यू निकालो बाय 121, फिर 100 की निकालो इंटू 100। चलिए, इसी का कह रहे हैं 15 नंबर और आरुष कह रहे हैं 20 नंबर। बिल्कुल होगा, दोनों सवाल होगा। देखिए 20 नंबर, पहले 15 देख लीजिए आरुष, फिर चलते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पे। पहले 15 देख लीजिए। 15 क्या कह रहा है? देखना जावेद, लिखना नहीं है, खुद बनाने नहीं लग जाओ, अभी घर पे बनाना होता है। यहाँ पर पूछना है, समझने पर ध्यान देना है, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। देखिए 10% ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ ए विलेज हैविंग डाइड ऑफ कॉलरा। बोलता है कि एक गांव के निवासी में 10% कोलरा बीमारी से मर गए, जो कि एक पैनिक सेटिंग का मतलब क्या समझिएगा कि एक महामारी के वजह से। ड्यूरिंग विच 20% ऑफ द रिमेनिंग इनहैबिटेंट्स लेफ्ट द विलेज। और इसी बीच क्या हुआ कि 25% जो है रिमेनिंग का गांव छोड़ के चले गए। देन द पॉपुलेशन इज रिड्यूस्ड टू 4050। और पॉपुलेशन जो है गांव का घट के कितना हो गया? रिड्यूस टू लिखा है। एक होता है रिड्यूस्ड बाय, मतलब 4050 से घट जाना। रिड्यूस टू मतलब 4050 हो गई घट करके। इतनी बात समझ में आई? तो फाइंड द नंबर ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। तो सिंपल सा है, इसी का 10% चला गया, मर गया कोलरा से, तो 10% का मतलब 1/10, तो 10 था बचा 9। फिर रिमेनिंग में 25% चला गया गांव छोड़ करके, तो केस है सक्सेसिव डिक्रीज का। तो फिर लिखेंगे 25 का मतलब 1/4 होता है, 1/4, तो 4 से कितना हो गया? 3। बताओ, ऐसा लिख सकते हैं? अब तो सिंपल बात है, मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 40 और ये हो गया कितना? 27 हो जाएगा। अब देखिए रिड्यूस होके 4050, रिड्यूस बाई नहीं लिखा है। रिड्यूस बाई होता तो ये डिफरेंस लेते 13 का कि कितना से कम हुआ, लेकिन रिड्यूस बाई तो नहीं लिखा हुआ है। रिड्यूस टू मतलब घट के 27 हो गई है। तो 27 यूनिट की वैल्यू कितना गिवन है? 4050 गिवन है। बताइए, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी बाई 27। बताइए 27 से एक बार में 27, बच गया 13, फिर आया नीचे 5, 27 से हो गया 5 बार में 135, लगभग 150। और आपको चाहिए इनिशियल इनहैबिटेंट्स, मतलब 40 यूनिट चाहिए। तो 40 यूनिट कितना होगा? 150 इंटू 40। तो आप क्या बोलेंगे? 6000 जो है ये पॉपुलेशन हमारा रहा होगा इनिशियली, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। ठीक है, चलिए। अच्छा 17 भी नहीं समझ में आ रहा है, 15 हम बता ही दिए, 16 भी बता ही दिए, 17 नंबर नहीं समझ में आया। 17 नंबर को अभी छोड़ दीजिए, हम अभी नहीं बताए हैं ये टाइप, थोड़ी देर में बताते हैं। ठीक है, और 20 नंबर भी ऐसा ही है आरुष। अब आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर मेरे साथ समझना होगा, देखना होगा, उसके बाद आपको बनाना होगा। आसान क्वेश्चन है, सब हम आज बता देंगे। ठीक है, अब आप लोग के साथ एक मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करूँगा। ठीक है, आप लोग बस देखते रहिएगा। ये स्क्रीन को मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन है। अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो हम लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है, तभी आकर के हमें ये सब सवाल आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बस 2 मिनट वेट करिए, फिर आपको एक विंडो दिखेगा। देखिए दिख गया आप लोगों को अच्छे से?
हाँ, अच्छा ठीक है। अब सुनिए, अब जो मैं बताने वाला हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रहा हूँ। कभी भी देखिएगा, मैं ये भी समझाया था आप लोगों को, पिछली क्लास में कि अगर a बराबर a इक्वल्स टू ऐसा मिले a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इस प्रकार से अगर आपको मिलता है तो ये भी एक प्रकार का सक्सेसिव होता है। ये मैं समझाया था कि नहीं, बताइए। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, सक्सेसिव होता है। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ये भी क्या होता है, एक प्रकार का सक्सेसिव होता है। अब इसी में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कभी ऐसा मिलेगा कि a इक्वल्स टू बी इंटू सी, क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू बी इंटू सी। ढंग से समझिएगा, अगर ऐसा मिलता है हमें कभी भी a इक्वल्स टू बी इंटू सी, जहाँ पर a को मान लीजिए आप कांस्टेंट, a को क्या मान लें, कांस्टेंट। a क्या है, कांस्टेंट है। समझिएगा, ऐसे केसेस में आपके दिमाग में ऐसा आया कि b इंटू सी का मतलब अब क्या हो गया, एक कांस्टेंट से हो गया। ये समझ में आ गया सबको कि b इंटू सी का मतलब एक कांस्टेंट से आ गया, समझ में आया। अब सुनिए, अगर आप b को कुछ परसेंट से बढ़ाना चाहते हैं, एरो ऊपर की ओर जा रहा है, बढ़ा रहे हैं, समझिएगा, एरो ऊपर की ओर जा रहा है मतलब बढ़ा रहे हैं। अगर एक को हम कुछ परसेंट से बढ़ा रहे हैं तो आप बताइए प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए क्या c को घटाना नहीं पड़ेगा? आप बताइए, c को घटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अब सुनिए, उसके बाद सुनिए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि b इंटू सी अगर ये कांस्टेंट है तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि b को ही कम कर दिया जाए, b को ही घटा दिया जाए। तो जब b घटेगा तो आपके दिमाग में क्या ऐसा नहीं आएगा कि c हमारा बढ़ना चाहिए? क्या ऐसा दिमाग में नहीं आएगा, c हमारा बढ़ना चाहिए? बिल्कुल आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो। क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो, ऐसा बोलते हैं। या इसी कॉन्सेप्ट को ऐसे भी पढ़ते हैं हम लोग, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। क्या पढ़ते हैं? कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, या इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो। अब सुनिएगा मेरी बात को, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो हो या प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो हो, एक को बढ़ाने पर दूसरा को कुछ ना कुछ परसेंट से कम करना होगा, तभी वो वैल्यू कांस्टेंट रह सकती है। यहाँ तक आप समझ गए। अब सुनना है कि यदि इसको हम बढ़ाते हैं कुछ परसेंट से तो इसको कितना से कम करना होगा। यदि हम b को कुछ परसेंट से बढ़ाते हैं तो c के बारे में कैसे सोचेंगे कि कितना परसेंट से हमें कम करना चाहिए। ये अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ढंग से समझिएगा। दोनों भी बढ़ा सकते हैं, अभी जो मैं कह रहा हूँ जावेद उसको समझिए। फिर दोनों क्या तीनों बढ़ेगा? दोनों तीनों नहीं, चारों बढ़ सकता है, ठीक है ना। अभी मैं दूसरी बात समझा रहा हूँ, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो के बारे में समझा रहा हूँ। जबकि आपका प्रोडक्ट जो है ये कांस्टेंट रहता हो तब के बारे में समझा रहा हूँ। और तब के बारे में आप जानते हैं कि दोनों को जब बढ़ाएंगे तो क्या प्रोडक्ट कभी कांस्टेंट रहेगा? क्या कभी प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा? क्या कभी नहीं रह सकता है। दोनों को जब बढ़ा ही देंगे तो प्रोडक्ट जो आएगा, जो प्रोडक्ट हम यहाँ निकाले हैं वो कभी कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं ना। दोनों को अगर हम बढ़ा देंगे तो प्रोडक्ट कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है। हमको अभी ध्यान देना है, जब ये प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट हो तो उसमें एक को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे को कम करेंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है। अब सुनिए, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि एक नंबर है 10, दूसरा नंबर भी है 10, तो 10 इंटू, या दूसरा नंबर 20 मान लीजिए, दूसरा नंबर 20 मान लेते हैं। ये दोनों मिला के कितना हुआ?
आप बताइए, ये दोनों मिला के कितना हुआ? 200। समझ में आ रहा है सबको? 10 × 20 करेंगे तो मिला के कितना होगा? 200। अब सुनिए, हमें अगर प्रोडक्ट में 200 ही चाहिए, अगर हमें प्रोडक्ट में 200 ही चाहिए, प्रोडक्ट कांस्टेंट की बात मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे प्रोडक्ट में 200 ही चाहिए और इस नंबर को 10 को हम 10% से बढ़ा रहे हैं, 10 को 10% से बढ़ा रहे हैं, तो 10 को 10% से बढ़ाएंगे तो क्या 11 हो जाएगा क्या? बताइए तो 11 हो जाएगा क्या? बताइए, सब लोग बताइए, 11 होगा? तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा कि प्रोडक्ट 200 आ जाए? तो क्या आप नहीं बोलेंगे अगर 200/11 यहाँ वैल्यू आ जाए तो फिर से ये 200 हो जाएगा? बताइए, यहाँ पर 200/11 वैल्यू आ जाए तभी ना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 11 में 200/11 से, तो प्रोडक्ट 200 आएगा। बताइए यस और नो, पहले यहाँ तक बताइए। अब सुनिए, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि इसको तो हम 10% से बढ़ाए, इसको तो हम 10% से बढ़ाए हैं, तो बताइए इसको कितना परसेंट से कम करना पड़ेगा? तो आप देख रहे हैं कि पहले वैल्यू जो था, पहले वैल्यू इनिशियल में ये 20 था और घट करके ये वैल्यू जो है वो हो गया है 200/11। घट के वैल्यू कितना हो गया है? 200/11। तो कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? तो घटाने के बाद ही ना पता चलेगा कितना कम हुआ। पहले तो ये 20 था लेकिन बाद में वैल्यू कितना आ गया? 200/11। तो घटाने के बाद ही पता चलेगा, तो घटा लीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा? 20/11 आएगा। बताइए सभी लोग, 20/11 से कम हुआ? जल्दी से बताइए, कम हुआ या नहीं? 20/11 से कम हुआ? हाँ बिल्कुल कम हुआ। अब सुनिए, हाँ तो 20/11 से कम हुआ, तो 20/11 किसके रेस्पेक्ट में कम हुआ? किसके रेस्पेक्ट में कम हुआ? जल्दी से बताइए, किसके रेस्पेक्ट में कम हुआ? सभी लोग बताइए। अरे 200 के रेस्पेक्ट में नहीं जावेद, 20 के रेस्पेक्ट में ना कम हुआ। ये 20 से ना 200/11 बना था, ये नंबर ना कम हो रहा है, 20 के रेस्पेक्ट में कम हुआ बिल्कुल। और इंटू कर लीजिए 100, इंटू कर लीजिए 100, तो क्या परसेंटेज निकल के चला आएगा? क्या परसेंटेज निकल के चला आएगा? जल्दी बताइए, तो कितना परसेंट आ गया? तो आप बोलेंगे 20/11 इंटू 1/20 और फिर क्या बोलिएगा? इंटू 100, ऐसा बोलिएगा। देखिए 20 कैंसल, 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 होल 1/11%। बताइए ऐसा होगा? 9 होल 1/11 ऐसा होगा? बताइए। मतलब यदि एक को हम 10% से इंक्रीज किए हैं, एक वैल्यू को हम 10% से बढ़ाए हैं, तो दूसरा वैल्यू 9 होल 1/11% से 9 होल 1/11% से कम करना पड़ा। बताइए, दूसरा वैल्यू जो है 9 होल 1/11% से कम करना पड़ा, तभी जा कर के ना ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहा, तभी जाके ना प्रोडक्ट दोनों जगह 200 का 200 बना रहा। अगर इसको 10% से बढ़ाए तो इसको घटाना कितना से पड़ा? 9 होल 1/11। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी से बताइए यस और नो, क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। अब मेरी बात सुनिए, अब एक लाइन में समझाते हैं। अब ये सब बेसिक बात आप लोग समझ गए हैं? हाँ, अब समझ में आ जाएगा तुमको जावेद। अब एक लाइन में समझाते हैं सारी बातों को। देखिए, अब आपको ध्यान रखना है, अब आपको ध्यान रखना है लास्टली। अब ये तो बेसिक चीज़ें थी, अब ध्यान क्या रखना है कि यदि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, यदि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, तो एक बात ध्यान ये रखना है कि ये बी और सी एक दूसरे का इन्वर्स होता है। बी और सी एक दूसरे का इन्वर्स होता है। कैसे? अब देखिए, बी बराबर तो आप लिख सकते हैं ना कांस्टेंट बाई सी। बोलिए, कांस्टेंट बाई सी लिख सकते हैं? बोलिए। और जब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बी प्रोपोर्शनल 1/c। तो क्या बी और सी इन्वर्स हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये बता दीजिए, बताइए। अच्छा गोविंद, मैं आपका जवाब देता हूँ, समझ गए इतना? अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये समझना है
दूसरी बात ये समझना है कि यदि आप b को a अपॉन b से a अपॉन b फ्रैक्शन में कह रहा हूँ, a अपॉन b क्या मैं कह रहा हूँ, फ्रैक्शन, a अपॉन b से इंक्रीज करते हैं, यदि आप एक वैल्यू को a अपॉन b से इंक्रीज करते हैं तो दूसरा वैल्यू a बाई a प्लस b से घट जाएगा, दूसरा वैल्यू a बाई a प्लस b से घट जाएगा। बस इतनी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ये बात समझ में आया? समझ में आया? कैसे, मैं वो बता रहा हूँ, कैसे का जवाब बाद में दूंगा, पहले ये बताइए, ये समझ पाए आप लोग? ये समझ पाए कि a बाई a प्लस b से घट जाएगा? ये आपको रट जाना है, ये आपको रट जाना है। कैसे हुआ मैं अब बताता हूँ, इतना रट जाना है। आई बात समझ में? अब सुनिए, अभी मैं एक एग्जाम्पल दिखाया था, क्या दिखाया था? 10 इंटू 20, 10 इंटू 20, आप बोले थे 200 आया था ना? बताइए। हाँ, नहीं समझे? यहाँ देखिए, इसी का अभी आप तुम याद कर लो, इतना छोड़ो, अभी समझना, अब समझा रहे हैं, पहले इसको याद कर लो कि a अपॉन बी किसी फ्रैक्शन से बढ़ाएंगे एक वैल्यू को तो दूसरा वैल्यू जो घटेगा वो कितना होगा? a अपॉन, ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे में ये दोनों जुट के आ जाएगा, यानी कितना? a प्लस बी। इतना पहले अभी देखो कैसे हुआ, मैं समझाता हूँ, अभी तुमको सब समझ में आएगा। जावेद आपको भी देखिए, 10 इंटू 20 कितना होता है? 200। अभी हम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पहले ये बताइए, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ऐसा आप किए कि नहीं किए? बताइए पहले, तब समझ में आएगा। किए, बिल्कुल। अच्छा, 10 को आप कितना से बढ़ाए थे? बताइए, 10 को कितना से बढ़ाए थे? अभी आप जल्दी बताइए, कितना परसेंट से बढ़ाए थे? 10%। अच्छा, 10% कितना होता है? 10% कितना होता है? 1/10। समझ गए? अब सुनिए, सब समझ में आएगा। तो ये जो वैल्यू घटा था, ये याद है कितना से घटा था? 9 होल 1/11% से घटा था कि नहीं? पहले ये बताइए। अभी हम सॉल्व करके समझाए थे, देखिए कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ सॉल्व करके हम समझाए थे आपको। देखिए तो यहाँ पर कि 10% से जब बढ़ा था तो मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ समझाया कि कितना परसेंट से घटा है। बताइए, 9 होल 1/11 घटा है कि नहीं घटा है? 9 होल 1/11 से घटा है कि नहीं घटा है? पहले ये बताइए। बिल्कुल घटा है। तो अब देखिए, तो मैं अब वही कह रहा हूँ यहाँ पर, जल्दी से समझिएगा कि 10% से आप इसको बढ़ाए थे और आप देख रहे हैं कि ये घट कितना से रहा है? 9 होल 1/11% से। बताइए, ऐसा ही ना घट रहा है, मतलब ये घट रहा है और ये क्या किए थे? बढ़ाए थे। अब आप देखिए कि 9 होल 1/11 कितना होता है फ्रैक्शन में? बताइए तो कितना होता है फ्रैक्शन में? बताइए कितना होता है फ्रैक्शन में? ये बताइए आप मुझे, कितना होता है फ्रैक्शन में? अरे 9 होल 1/11 कितना होता है फ्रैक्शन में? बताइए तो 1/11 होता है। अच्छा, अब बताइए, अगर हम 10% से बढ़ा रहे थे, 10% से इसको बढ़ा रहे थे ऊपर की ओर, अगर ये वैल्यू a है और ये वैल्यू b है, अगर a वैल्यू a है, 1 की वैल्यू अगर a है और 10 की वैल्यू b है, तो क्या आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ है a, 1 की वैल्यू, देखिए a बराबर 1, यहाँ पर a दिखाई दिया, यहाँ पर a दिखाई दिया, बाई देखिए तो यहाँ 11 लिखा है। 11 का मतलब क्या है? 1 + 10। बताइए, a प्लस b है, a प्लस b है, अभी तो हम समझाए हैं, a प्लस b है। आई बात समझ में? इसी का जल्दी बताओ, इसी का जल्दी बताओ, है ऐसा? कहने का मतलब कि अगर हम a/b से इसको बढ़ाए थे, a/b से इसको बढ़ाए थे, तो प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए a/a प्लस b से नहीं घट रहा है क्या? 10% से बढ़ाए थे तो 10% का मतलब अगर 1/10 था, तो क्या आप नहीं देख पा रहे हैं? 1/ इन दोनों का सम यानी 11, इतना से ये घट रहा है। आई बात समझ में? सबको समझ में आई? हाँ, कैसे 9 होल 1/11 हुआ? अरे मेरे भाई, वो तो हो चुका है, तुम कहाँ रह जाते हो मेरे भाई? देखो जावेद, यहाँ पर जो हम आपको समझाए कि 20/11 कम हुआ था, कितना में कम हुआ था? 20 में। तो सॉल्व तो करके समझाए हैं। 20/11 इंटू 1/20, 20 कैंसिल हुआ तो 100/11 आया। तो 100/11 को क्या लिखते हैं? तुम बताओ, 100/11 में क्या लिखेंगे?
100 में 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा? तो नहीं आएगा 9 होल 1/11। तुम ऐसा सवाल पूछ देते हो ना हो जाने के बाद, सब हो गया है, नहीं आएगा 9 होल 1/11। बताओ तो जल्दी से जावेद जल्दी। तो फिर वही सवाल ना हम पहले बता चुके हैं जो तुम पूछ रहे हो। चलिए अब यहां देखिए, घूम फिर के पीछे मत जाओ, समझ के चलो। 1/11। तो अब मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे कि कभी किसी फ्रैक्शन को a/b से बढ़ाएंगे तो वो a/a+b से घटेगा। सबको समझ में आ गया चीज? सबको समझ में आ गया? यस और नो एक बार फाइनली बोल दीजिए, हाँ समझ में आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोग समझ गए। अब आगे चलिए, इसका काम दिखाते हैं, क्या काम है। इसके लिए हम अलग से स्लाइड आप लोगों के लिए बना के रखे हैं, अब उसको दिखाते हैं। वो दिखाने का समय आ गया है, ये सब हम बता चुके थे। देखिए यही चीज़ें हैं, यही चीज़ों के लिए हम आपको समझा रहे थे। सबको स्क्रीन दिखाई दिया? सबको स्क्रीन दिखाई दिया? बताइए, अच्छे से दिखाई दे दिया? हाँ, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, यही तो हम समझा रहे थे। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो, या इसी को बोलते हैं कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। अपने जब प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, या इस चैप्टर की बात करें, या आप किसी भी चैप्टर की बात करें अर्थमेटिक का, तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है एक तीसरा होता है। जैसे स्पीड इंटू टाइम, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, किसके बराबर? डिस्टेंस। जैसे प्राइस इंटू कंजम्पशन है, किसके बराबर? एक्सपेंडिचर। होता है ना, प्राइस भी है कंजम्पशन भी है। प्राइस है 5 रुपया पर किलो, खाते हैं 10 किलो, कंजम्पशन 10 किलो की है, प्राइस है 5 रुपया पर किलो, तो खर्चा नहीं आएगा, तो वही ना एक्सपेंडिचर कहलाता है। नंबर ऑफ पर्सन इंटू डेज, 15 आदमी 4 दिन काम किया तो 60 आदमी का वर्क नहीं हुआ क्या? वही लिखा है टोटल वर्क। तो ऐसे एक्सप्रेशन देखिए, इफिशियंसी इंटू टाइम क्या होता है? टोटल वर्क। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नहीं होता है क्या? साइड इंटू साइड क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर। नहीं होता क्या? तो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन मिलेंगे जहां दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट एक तीसरा होता है, लेकिन आपको बार बार बोला जाएगा कि यदि इसको कांस्टेंट किया जाए, यदि इसको कांस्टेंट किया जाए और यदि ए को कुछ परसेंट से बढ़ाया जाए तो बी को कितना परसेंट से कम करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आएगा बार बार। और आपका इसका यूजेज भी आ सकता है। वही चीज़ हम यहाँ लिख दिए हैं कि इफ वी जनरलाइज्ड प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो देन वी कैन राइट ए इंटू बी इक्वल टू सी। यदि हम प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो को जनरलाइज्ड वे में पढ़ें, ऐसा तो हम देखते ही हैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन, तो हम उसको जनरलाइज्ड वे में क्या बोल सकते हैं कि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट किसके बराबर? तो आप बोलेंगे सी के बराबर। अब देखते जाइए, ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा आपको। इसी के बारे में हम आगे लिखे हैं, इसी के बारे में हम आगे लिखे हैं कि जब दो पैरामीटर का एक ऐसा सामंजस्य जिसमें दो पैरामीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हों, तो अगर इसको कांस्टेंट रखा जाए, तो मैंने आपको समझाया ना, अगर ये कांस्टेंट है तो ए और बी क्या होता है? इनवर्सली होता है। अभी हम समझाए आपको पिछले स्लाइड में। बोलिए, ये अगर कांस्टेंट है तो ऐसा समझाए हैं कि ए और बी इनवर्सली होता है, तो वही लिखा गया है कि प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो पैरामीटर का ऐसा सामंजस्य जिसमें दो पैरामीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका अर्थ ये है कि दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट एक तीसरे क्वांटिटी के बराबर होता है। यही बात हम अभी तक समझाए हैं। अब सुनिए, यदि ए को एक सर्टेन परसेंटेज, यानी कि निश्चित प्रतिशत, यदि ए को एक सर्टेन परसेंटेज, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, निश्चित प्रतिशत से बढ़ाया जाता है, तो सी का वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए, इस सी का वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए बी को एक सर्टेन परसेंटेज से घटाना होगा। बी को एक सर्टेन परसेंटेज से घटाना होगा। यही बात तो हम अभी तक समझाए हैं। अब सुनिए, अगर बोला जाए कि ए की सैलरी या ए जो है बी से 25% ज़्यादा है, समझिएगा, ए जो है बी से 25% ज़्यादा है, तो बोला बी जो है ए से कितना परसेंट कम है? तो सिंपल सा बात है, ए ज़्यादा है 25%। पहले मेरी बात समझिएगा, कैसे समझाते हैं। यदि ए की वैल्यू जो है
ए ज़्यादा है बी से 25%, यदि बी की वैल्यू 100 होगी तो आप इतना तो जानते हैं कि ये 125 होगी। बताइए, अगर बी की वैल्यू 100 होगी तो ये जानते हैं ना आप, ये 125 होगी। यहाँ तक ठीक है। देन बाय हाउ मच परसेंट बी इज लेस देन ए, तो बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ये भी आप जानते हैं कि बी ए से कितना कम दिखाई दे रहा है। बताइए, 25 कम दिखाई दे रहा है। बताइए तो बी जो है ए से कितना कम दिखाई दे रहा है, 25 कम दिखाई दे रहा है। कितने के रेस्पेक्ट में, कितने के रेस्पेक्ट में, 125 के रेस्पेक्ट में, इनटू क्या लिखना होगा 100। तो इसको आप नहीं बोल सकते 20%, इसको नहीं बोल सकते 20%, बोल सकते हैं ना। लेकिन मैं ये नहीं समझाना चाह रहा था। मैं क्या समझाना चाह रहा था वो समझिए। मैं समझाना चाह रहा था कि अब आप इसका यूज करना शुरू करिए। कैसे? यदि ए बी से 25% ज़्यादा है, इसका मतलब कितना से ज़्यादा हो रहा है, कितना से ज़्यादा हो रहा है, जल्दी बताइए कितना ज़्यादा हो रहा है। सभी लोग बताइए कितना से ज़्यादा हो रहा है, फ्रैक्शन में बताइए। 1/4 से, ये लिख सकते हैं क्या? बताइए तो 1/4 लिख सकते हैं। तो कम कितना से होना चाहिए, कम कितना से होना चाहिए? तो 1/, इन दोनों का सम नहीं बताए हैं, 1/5 बताइए, बताए हैं कि नहीं बताए हैं? 1/5 बताए हैं कि नहीं? तो कितना से कम होना चाहिए? 1/5 से। तो 1/5 कितना परसेंट होता है? 20%। तो डायरेक्ट नहीं बता सकते कि 20% से कम करना चाहिए। यस और नो बताइए जल्दी से। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अब सुनिए, जब बता सकते हैं तो अभी बताइए, अभी कहीं नहीं जाना है, बताना है। इसलिए हम यहाँ पर डायग्राम में भी लिख दिए हैं। देखिए, यदि आप इसको x/y से, यदि आप इसको x/y से बढ़ा रहे हैं, यदि आप इसको x/y से बढ़ा रहे हैं तो ये घटेगा कितना से? x/x + y से घटेगा। कितना से? x/x + y से। हाँ, बहुत अच्छे से समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब हम चलते हैं जो काम की बात है। अब जैसे यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप फास्ट जवाब दीजिएगा, जल्दी जवाब दीजिएगा। अगर समझ गए, इतना टाइम लगा है तो जल्दी जवाब आना चाहिए। अगर ए जो है 50% ज़्यादा है बी से, तो बी कितना कम हुआ बताइए तो 1/2 से ज़्यादा हुआ। दिमाग में सोचिए ये बात, 1/2 से ज़्यादा हुआ तो कम कितना से होगा? 1/3 से। ये दिमाग में आना चाहिए, ये दिमाग में आना चाहिए। और मुंह से निकलना ये चाहिए, मुंह से निकलना ये चाहिए कि 33 होल 1/3% से सर कम होगा। बस ये कहना चाह रहे हैं हम। निकलना मुंह से ये चाहिए, दिमाग में आना ये चाहिए। आई बात समझ में? हाँ, अब सुनिए, ऑप्शन नहीं है ये बस क्वेश्चन है सब लाइन से। अगर इतना परसेंट ज़्यादा है, 33 होल 1/3% ज़्यादा है, बताइए क्या लिखें? बताइए क्या लिखें? यहाँ पर परसेंटेज में क्या लिखें? बाकी चीज़ दिमाग में सोचिए। परसेंटेज में क्या लिखें बताइए? 25। 1/4 अब दिमाग में सोचिए। अब आंसर बताइए 25। अब हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग बताइएगा। 25% ज़्यादा है तो आंसर में क्या लिखें बताइए? 25% ज़्यादा है तो आंसर में क्या लिखें? बताइए जल्दी, आंसर पूछ रहे हैं जावेद। 20% ऐसे बताइए, बाकी दिमाग में सोचिए ना, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए कि ये 1/4 ज़्यादा हो रहा है, ये 1/4 ज़्यादा हो रहा है तो घटेगा कितना से? घटेगा कितना से? 1/1/4 यानी 1/5 से। ये दिमाग में आना चाहिए। आप बोलेंगे ये 20, बोलेंगे आप 20। अच्छा बताइए, 20% से ज़्यादा है तो कितना से कम होगा? आंसर बताइए। 1/5 1/6 ये सब नहीं बताइएगा, 1/5 ये सब नहीं बताना है। 20% से ज़्यादा है तो कितना से कम होगा? 16 होल 2/3% से। वाह, ऐसे बताना है। कैसे हुआ मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये 1/5 से अगर ज़्यादा है तो घटेगा कितना से? 1/1 + 5 यानी कि 6 से। ये दिमाग में सोचिए, सही है? अच्छा बताइए, इसका बताइए। 16 होल 2/3% से ज़्यादा है, 16 होल 2/3% से ज़्यादा है तो कितना से कम होगा? कितना से कम होगा? फिर से देखिए, आप लोग गलत बता देते हैं। हाँ, ऐसे ना बताइए आप। 1/, क्यों आंसर लिखते हैं मैसेज में? ऐसा लिखिए, डायरेक्ट ऐसा बताइए। 14 होल 2/7 ये बताइए। बाकी दिमाग में सोचिए ना
क्योंकि 16 होल 2/3%, ये देखिए, ये आप जानते हैं कि 1/6 होता है, 1/6 से बढ़ रहा है, तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये घटेगा 1/1 + 6 से, 1/7 से, लेकिन ये नहीं बोलना है, आपको बोलना है डायरेक्ट परसेंटेज में कितना से घटेगा, तो 14 होल 2/7%। मैसेज में टाइप ये वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ सही बोले हैं। अब बताइए 14 होल 2/7 से बढ़ाए हैं तो कितना से कम होना चाहिए? एकदम सही गोविंद, ऐसे ही बोलना है, 12.5% से। सबको समझ में आया? 12.5, एकदम सही। 12.5 से बढ़ा रहे हैं तो कितना से घटाना पड़ेगा? तुरंत बताइए, तुरंत। 12.5 से बढ़ा रहे हैं, कितना से घटाना पड़ेगा? तो मेरे भाई 12.5 का मतलब क्या होता है? 1 कितना होता है? 8, तो 1/9 से घटाएंगे तो 11.11। क्या बात है, एकदम समझ गए आप लोग, वेरी गुड। ऐसे ही बताना है, अभी और बताना है, अभी हुआ नहीं है, अभी और बताना है जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए। बताइए 11 होल 1/9% से बढ़ाना है, इसका मतलब कितना से घटेगा? कितना से घटेगा? एकदम बताइए 10%। वेरी गुड। कैसे हुआ? अब आप समझ रहे हैं कि 1/9 से बढ़ा है तो 1/1 + 9 यानी कि 1/10 से घटेगा, इसीलिए हम लोग लिखे हैं 10%। अच्छा 10% से बढ़ा है तो 10% से बढ़ा है तब क्या होगा? एकदम सही 9.09। क्या बात है, एकदम सीरीज पकड़ लिया आप लोग। अच्छा 9 होल 1/11 से बढ़ा है तब, 9 होल 1/11 से बढ़ा है तब, तो 1/11 से बढ़ा तो 1/12 से कम होगा, 8.33। क्या बात है। सिमिलरली अब आप समझ रहे हैं कि 8.33 से बढ़ेगा तो कितना से घटेगा? तो आप बोलेंगे 1/13 यानी 7 होल 9/13%। अब ये बोल सकते हैं ना, अब ये बोल सकते हैं ना, बताइए, अब ये बोल सकते हैं ना सब लोग? अरे जावेद 8 होल 1/3 से अगर बढ़ाए, आप सब समझ के भी बोलते नहीं समझे, तो 1/12 से नहीं बढ़ेगा, ये तो घटेगा कितना से? 1/1 + 12 यानी 1/13 से नहीं घटेगा। 1/13 क्या जानते हो? 7 होल 9/13 नहीं जानते हो मेरे भाई? ये तो जानते ही हो ना, तो फिर क्या नहीं समझे? बताओ। अब सुनिए, अब इसका काम कैसे होता है, अब दिखाते हैं काम कैसे होता है। मैं दूसरा तरीका भी समझाऊंगा इन क्वेश्चन के लिए, लेकिन अभी इसका एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ, समझिएगा इसका एप्लीकेशन। अगर एक बार दिमाग में सेट हो गया ना, मज़ा आ जाएगा आपको। कोई भी सवाल देखिएगा तो अप्रोचेज आपका चेंज हो जाएगा, सोचने का अलग तरीके से सोचना शुरू कर दीजिएगा। इसलिए आप इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन का जो आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका मैं बहुत सारा तरीका बताऊंगा, एक नहीं 4-4 5-5 तरीके से आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी हम समझा रहे हैं कि प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो का क्वेश्चन में यूज कैसे होगा, क्वेश्चन में हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, वो मैं समझाता हूँ। देखिएगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए तभी अप्लाई कर पाएंगे। बोलता है ड्यू टू ए प्राइस हाइक, प्राइस हाइक का मतलब वृद्धि होता है 25%। प्राइस में कितना वृद्धि हुआ? कितना वृद्धि हुआ? 25%। बोलता है 5 kg लेस शुगर इज अवेलेबल, तो कितना केजी कम शुगर मिल रहा है? 5 किलो। कितना रुपया में? 100 रुपया में। कितना रुपया में? 100 रुपया में। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि पहले भी सर हम 100 रुपया में कुछ किलो चीनी खरीदा करते थे। मेरी बात समझिएगा कि पहले भी हम 100 रुपया में कुछ केजी चीनी खरीदते थे, लेकिन अगर 25% प्राइस बढ़ गया है, 25% मूल्य में वृद्धि हो गई है, तो उसी 100 में जब खरीदने गए हैं तो 5 किलो कम मिला है। तो आपको समझ में आया कि 100 रुपया कॉन्स्टेंट है, हमको 100 रुपया के लिए ही अभी भी खरीदना है, और पहले भी 100 रुपया के लिए ही खरीदना होता था, बस दाम बढ़ने की वजह से क्वांटिटी कम मिला है 5 किलो। सब लोग बताइए, समझ में आया इतनी बात? यस और नो? फिर से एक बार देखो, मेरी बात समझो। मैं ये कह रहा हूँ जैसे मान लो प्राइस है और इनटू कंजम्पशन है, प्राइस है इनटू कंजम्पशन है। प्राइस जैसे मान लो कि अब मार्केट गई, 100 रुपया पर किलो एप्पल बोला, 100 रुपया पर किलो एप्पल बोला, और तुम 5 किलो एप्पल खरीद ली, 5 किलो एप्पल खरीद ली, तो कितना रुपया हुआ? 500 रुपया हुआ क्या? 500 रुपया खर्चा हुआ क्या? बताओ जल्दी से। लेकिन
अगली बार क्या हुआ कि मेरे पास 500 रुपया ही है, मेरे पास 500 रुपया है, लेकिन मूल्य जो है 100% से बढ़ गया, मूल्य जो है 100% से बढ़ गया। तो इसका मतलब कितना रुपया पर किलो हो जाएगा, कितना रुपया पर किलो हो जाएगा, 200 रुपया पर किलो हो जाएगा। तो अगर 200 रुपया पर किलो से खरीदेंगे 500 रुपये का तो कितना किलो मिलेगा, तो बोलोगी 2.5 किलो मिलेगा सर, बोलोगी 2.5 किलो मिलेगा। तो क्या ये नहीं बोल सकते हैं कि अभी क्वांटिटी कम मिल रहा है 2.5 kg, पहले 5 मिलता था अब 2.5 मिलता है, तो कम कितना मिला, 2.5 किलो कम मिला। तो इसको ये भी तो समझा जा सकता है कि हमारे पास पहले भी 500 था अभी भी 500 है, लेकिन प्राइस में जो इंक्रीज हुआ इस वजह से ना क्वांटिटी में कमी आई, प्राइस में जो इंक्रीज हुआ इस वजह से ना क्वांटिटी में कमी आई। इसका बताओ ऐसा है कि नहीं। तो अब सुनिए, अब सुनिए, जब हमको पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन, जब हमको पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर खर्च होता है, यानी कि रुपया होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर होता है, और ये हमको कांस्टेंट रखना है, 100 ही रुपया अभी भी खर्च करना है। तो अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या कंजम्पशन कम नहीं होगा, क्या कंजम्पशन कम नहीं होगा, बताओ। प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम नहीं होगा। हम बताए थे एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो क्या दूसरा क्वांटिटी कम नहीं होता है, अगर हमें 100 रुपया ही अभी भी खर्च करने हो, बिल्कुल होगा। तो प्राइस कितना से बढ़ा, प्राइस कितना से बढ़ा, बताओ जल्दी से, कितना से प्राइस बढ़ा, 25% से। तो दिमाग में क्या आया, 1/4, अरे दिमाग में आया 1/4, प्राइस 25% से बढ़ा तो दिमाग में आया 1/4। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि ये जो है कंजम्पशन जो है वो कितना से घटेगा, कंजम्पशन कितना से घटेगा, मुझे ये बताइए, फ्रैक्शन में बताइए, कंजम्पशन कितना से घटेगा, 1/5। क्या बात है, एकदम सही। कंजम्पशन कितना से घटेगा, 1/5। तो 1/5 यूनिट कंजम्पशन घटा है, 1/5 यूनिट कंजम्पशन घटा है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई या नहीं आई, पहले ये बताइए मुझे। इतनी बात सबको समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब इसको हटाइए, सब हटाते हैं, देखिए बिल्कुल। अब सुनिए, अगर ये बात आपको पता है ना, ये बात आपको पता है ना, तो विदिन 10 सेकेंड आपका आंसर है, विदिन 10 सेकेंड बिना पेन चलाए। अब देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। आप बोले 25% प्राइस हाइक है, तो दिमाग में तुरंत आया 1/4, ये दिमाग में आया 1/4, मैं लिखूंगा नहीं, दिमाग में आया। तो घटेगा कंजम्पशन कितना से, तो आपके दिमाग में आया 1/5 से सर कंजम्पशन घट जाएगा। तो 1/5 यूनिट कंजम्पशन अगर घट रहा है तो यही ना क्वेश्चन में बोलता है कि 5 किलो अब कम खा रहे हैं, इसका मतलब 1/5 यूनिट कितना किलो कम है, बताओ 5 किलो कम है कि नहीं। 1/5 यूनिट अगर हम कम खर्च कर रहे हैं तो कितना किलो कम खा रहे हैं, 5 किलो कम खा रहे हैं कि नहीं, यस और नो, जल्दी से बताइए। अरे 1/5 कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो 5 किलो कम खा रहे हैं ना। इसका मतलब अगर पूरा 1 यूनिट निकाल लें, अगर पूरा 1 यूनिट निकाल लें जो पहले खाते थे, पूरा 1 यूनिट निकाल लें तो कितना पहले खाते होंगे, कितना पहले खाते होंगे, कितना पहले खाते होंगे, 25 किलो। बताइए 25 किलो खाते होंगे, बताइए। और जब 5 किलो अभी कम खा रहे हैं तो अभी कितना खा रहे हैं, अभी कितना खा रहे हैं, ये भी बताइए, अभी कितना खा रहे हैं, 20 किलो। अगर आपसे पूछता है वास्तविक मूल्य बताइए, वास्तविक मूल्य मतलब पहले वाला, ओरिजिनल वाला, तो ओरिजिनल में आप कितना किलो खा रहे थे, कितना किलो खा रहे थे, 25 किलो खा रहे थे। ओरिजिनल में कितना खा रहे थे, 25 किलो। और रुपया कितना था आपके पास, रुपया कितना था, रुपया कितना था, जल्दी बताइए, रुपया कितना था, 100। तो 1 किलो का दाम कितना रुपया हुआ, 1 किलो का दाम कितना रुपया हुआ मेरे भाई, जल्दी बताओ, 4 रुपया हुआ। सबको समझ में आई, सबको समझ में आई। तो क्या इसको दिमाग में नहीं कैलकुलेट कर सकते थे, दिमाग में नहीं कैलकुलेट कर सकते थे, ये बताइए मुझे। बिल्कुल कर सकते थे, समझ में आया। फिर से मैं एक बार कह देता हूं कि अगर प्राइस आपका 1/4 से बढ़ा, प्राइस आपका 1/4 से बढ़ा, इसका मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन 1/5 से घटेगा। तो 1/5 से जो घटा वही ना 5 किलो घटा। इसका मतलब जो 1 यूनिट है, जो ओरिजिनल कंजम्पशन है वो कितना है, 25 किलो है। और रुपया कितना खर्चा हुआ, 100 रुपया खर्चा हुआ। तो 1 किलो का मूल्य कितना है, 4 रुपया पर किलो। 1 किलो का मूल्य कितना है, 4 रुपया पर किलो। आई बात समझ में। अगर आपसे पूछता, सुनिए, अगर पूछता कि अभी क्या मूल्य है, करंट मूल्य क्या है, वर्तमान में क्या चल रहा है, तब सोचते कि 25 किलो हम लोग कम पहले खा रहे थे, अब 5 किलो कम खाएंगे तो अब खाएंगे 20 किलो।
और रुपया कितना खर्चा, अभी भी 100 रुपया खर्चा, तो इसका मतलब अभी रेट कितना चल रहा होगा, 20 किलो ही खा पा रहे हैं 100 रुपया में, तो अभी रेट चल रहा होगा 5 रुपया पर किलो का। बताइए, हो गया ना आंसर सबका सब। तो ये आंसर बताना मेरा काम नहीं था इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए मेरा काम यही था कि आप ये समझ पाएँ कि कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो का यूज कैसे करते हैं, बस ये समझाना था। बाकी हम तो समझाएंगे क्वेश्चन को 3 तरीके से, जैसे आप समझ पाएँ। अच्छा, वीडियो देख लीजिएगा जावेद। अब आगे चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तुरंत, बिना पेन चलाए बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से आप लोग बता दीजिए, जल्दी से आप लोग बताइए कितना होगा आंसर, कितना होगा आंसर, जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई। इतना टाइम लगेगा? अभी तक तो हो जाना चाहिए, अभी तक तो हो जाना चाहिए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आप लोग, अभी तक तो हो जाना चाहिए था। आप लोगों का आंसर नहीं हो पा रहा है। क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। नहीं आया इन लोगों का। देखिए आप लोग नहीं समझ पाए मेरे भाई, समझिएगा एक बार और, वीडियो को 2 बार देखिएगा। 20% अगर हम इंक्रीमेंट किए तो 1/5 से प्राइस बढ़ा, 1/5। वेरी गुड 20 क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अब सुनिए, 1/5 से प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन कितना से घटा होगा, बताइए। अब यहाँ बताइए, 1/6 से घटा होगा, कंजम्पशन कितना से घटा होगा, 1/6 से घटा होगा। तो 1/6 से घटा है वही ना 5 किलो है, 1/6 से घटा है वही ना 5 किलो है। तो 1 यूनिट कितना किलो के बराबर, बताओ मेरे भाई, कितना किलो के बराबर 1 यूनिट? 30 किलो। 1 यूनिट कितने के बराबर? 30 किलो। रुपया कितना है? अरे रुपया कितना है? 600 है। रुपया कितना है? 600 है। तो 1 किलो का दाम कितना हुआ? 1 किलो का दाम कितना हुआ? 20 रुपया पर किलो। यही तो मैं पूछ रहा था, 1 किलो का दाम कितना हुआ? 20 रुपया पर किलो। क्या हो गया? इतना सिंपल बात था, आई बात समझ में? इतना सिंपल बात है, सब लोग समझ गए? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक और क्वेश्चन, अब अगले दिन निकुंज, अब अगले दिन और भी टाइप्स के हैं। अब देखिए एसटीडी में कैसे लगाएंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस में कैसे लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट को मैं अब बताऊंगा अगले दिन। उसके बाद टाइम एंड वर्क में कैसे लगाते हैं ये बताऊंगा अगले दिन, ठीक है ना। बहुत सारे जगह लगा सकते हैं और फिर वापस हम लोग आ जाएंगे दूसरे कॉन्सेप्ट में। अभी आपको कोई काम नहीं करना है, जितना आप पढ़े हैं उसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, नया क्वेश्चन में हाथ नहीं लगाना है, ठीक है ना। मैं एक दिन और क्लास ले लूँगा, उसके बाद आप लोग नए क्वेश्चन को बनाना शुरू करिएगा। अभी बस रिवीजन करिएगा, जितना अभी तक पढ़ चुके हैं ना बस रिवाइज कर लीजिएगा और कुछ मत करिएगा, ठीक है ना। अगले दिन जब मैं फिर मिलूँगा तो आप लोगों को समझा दूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग समझ गए, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू। अब आप लोग मीटिंग को लीव कर सकते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे तो और बात करेंगे इस पर।